कृष्णा वंदे जगतगुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी आज से प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस शुरू कर रही हूँ और मेरी ये क्लासेस एकेडमिक कक्षाओं के लिए, जो बीएड एसटीसी वगैरह कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, जो शिक्षक जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं तो ऐसे उन सभी विद्यार्थियों के लिए और जिज्ञासुओं के लिए मेरी ये क्लासेस मैं शुरू कर रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसको समझें, और आगे जब समझ में आए तो आप मुझे और आगे बताएं तो मैं और नए वीडियोस डालूंगी इसके लिए। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत क्या है, संस्कृत हमारा शब्द कैसे बना हुआ है, ये हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संस्कृत शब्द जो बना है हमारा, वो बना है सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है संस्कृत शब्द। अब प्रश्न ये उठता है हमारा कि सम है और क्री है तो इसके बीच में स कहाँ से आया। महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये होता है कि स कहाँ से आया, एक ये जिज्ञासा भी दिमाग में आती है। तो इसके लिए एक पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसके अंदर उन्होंने छठे अध्याय के पहले पाद के 137वें सूत्र में उन्होंने ये बताया है, ये कहा है कि समपरिभ्याम करोतो भूषणे, अर्थात भूषण अर्थ में, भूषण यानी कि सज्जित करना, अलंकृत करना, सुशोभित करना। तो भूषण अर्थ में यदि सम उपसर्ग या फिर परि उपसर्ग, सम या परि उपसर्ग, इन दोनों में से यदि कोई उपसर्ग लगा हुआ होता है तो उस उपसर्ग के पश्चात सुट का आगम होता है तो हमारा शब्द बनता है सम प्लस सुट प्लस क्री और प्लस त। ये हमारा एक पूरा शब्द बनता है। इसके अंदर से स के ऊ का और ट का लोप हो जाता है, इसके अंदर से त प्रत्यय में से क का लोप हो जाता है, इसमें त शेष बचता है, इसमें से केवल मात्र स शेष बचता है और म जो है वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होने में भी बहुत सारे अलग अलग सूत्रों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा करके आपको केवल एक ऊपर की बात ही बता रही हूँ, इसलिए मैं ये कहा है कि इस सूत्र से सूट का आगम होता है और सूट का आगम होने से म को अनुस्वार हो जाता है, स में से स शेष बचता है और क्री और ये त में से त शेष बचता है तो हमारा ये संस्कृत शब्द बनता है। और संस्कृत शब्द जो बनता है इसका अर्थ होता है शुद्ध होना, परिष्कृत होना, अलंकृत होना, सुसज्जित होना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये करता है हमें भूतकाल के भूषण अर्थ में। भूतकाल से त प्रत्यय भूतकाल में प्रयुक्त होता है तो भूतकाल में इसका अर्थ प्रयोग होता है और ये हमारा संस्कृत शब्द बनता है। इसी प्रकार से जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण जो शब्द है हमारा, वो व्याकरण शब्द जो होता है वो भी बनता है हमारा वी उपसर्ग से आंग उपसर्ग लग करके क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से ये शब्द हमारा बनता है। और ल्युट जो होता है ये होता है हमारा भाव अर्थ में, जब हम उसका ल्युट का प्रयोग होता है तो ये ल्युट जो होता है हमारा ये अन्न में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम अन्न में परिवर्तित कर देते हैं। अब जब हम देखते हैं कि वी और आ है तो व्याकरण कैसे बना हमारा, तो वी के अंदर ई है और आ है, आंग का लोप हो जाता है, इस ग का लोप सूत्रों से अलग अलग बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं उसमें ग्रामर के अंदर, तो उसके अंदर से अलग अलग चीज़ों का लोप होता जाता है। तो जब यहाँ पर ई और आ होता है तो ये यण संधि के अंदर आता है ये शब्द, तो इस ई को य आदेश हो जाता है और ये य और आ मिलकर के व्या बनता है। व का व रहता है, य के अंदर आ मिलता है तो ये व्या बनता है। ठीक है, हलंत व्य है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये व्या बनता है। व्या के बाद में क्री जा है, क्री में से इसकी जो होती है वो गुण संधि होती है। क्री के अंदर भी क्या होता है कि क्री के अंदर री है तो इस री के पीछे री का जो आदेश होता है वो अन होने से, चूंकि क्री के बाद में ल्युट को अन आदेश हो जाता है तो अन होने से ये अन जो होता है तो इस अ के होने से इस री को अर आदेश हो जाता है
और अर आदेश होने पर क में जब हम अ मिलाते हैं तो क बनता है, र में अ मिलाते हैं तो र बनता है, और ये न जो होता है वो र के पश्चात आता है तो ण में परिवर्तित होता है, तो ये बन जाता है हमारा करण। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो शब्द बनता है वो बनता है व्याकरण। तो इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण शब्द जो है वो हमारा इस प्रकार से इसके अंदर निष्पत्ति होती है। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि व्याकरण वो चीज़ है कि जिसके बिना भाषा को कोई अस्तित्व नहीं होता है, और भाषा ही, व्याकरण ही एक वो चीज़ होती है कि जो हमारी भाषा को जो है वो एक सही भाषा के रूप में, परिष्कृत भाषा के रूप में, सुंदर भाषा के रूप में, अलंकृत भाषा के रूप में हमें जो है वो सुशोभित करती है। हम बोलना सीखते हैं, हमारे वाक्यों का प्रयोग, हमारे शब्दों का चयन वगैरह हम सब कुछ सही तरीके से करना सीखते हैं। और इस व्याकरण के अंदर हम देखें तो इसके अंदर ध्वनि आ जाती है, वर्ण आ जाते हैं, वर्णमाला आ जाती है, उच्चारण स्थान आ जाते हैं, इनके प्रयत्न आ जाते हैं, संधि आ जाती है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, और वाक्य रचनाएं होती हैं, वाक्य संरचना कितने प्रकार से होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है व्याकरण के अंदर मिलकर के हमारे शब्द कैसे बनते हैं, शब्द निष्पत्ति कैसे होती है, शब्दों की सिद्धि कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें इस लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैं चूँकि एक कॉमन वे में क्लासेस शुरू कर रही हूँ मैं, तो मैं आपको थोड़ी सी जनरल जानकारी दूंगी इसमें। तो अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि व्याकरण की जो है वो सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। व्याकरण जो है वो भाषा की एक तरह से रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के बिना टिक नहीं सकता है ना। रीढ़ की हड्डी होनी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर बिना रीढ़ की हड्डी के हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित सही तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है। उसी तरह से बिना व्याकरण के भाषा भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकती है। इसलिए व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्योंकि गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत वर्णों का उच्चारण कर देते हैं, कुछ जो कहना चाहते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, और जब अर्थ बदल जाता है तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थ क्या बदल रहा है, व्यक्ति उसको किस अर्थ में ले रहा है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जो हम चाहते हैं वो परिणाम हमें उसका नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा व्याकरण की शुद्धता के बारे में जाने समझें। तो इसी चीज़ को लेकर के जब हम व्याकरण की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्वनि की बात करते हैं कि ध्वनि क्या होती है। अब जब हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ध्वनि जो है वो मनुष्यों के अंदर संस्कार रूप में रहती है। जिस प्रकार से कि व्यक्ति एक जन्म लेता है तो उसके अंदर जितने भी मानवीय गुण है, दुर्गुण है, जो कि कुछ भी होता है वो संस्कार मात्र में उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। लेकिन जैसे वो जन्म लेता है और संगति के अंदर आता है, वैसे वैसे क्या होता है कि उसके गुण दुर्गुण बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से हमारे ध्वनि भी जो है हमारे अंदर संस्कार रूप में ही मौजूद होती है, जिसको कि हम परिवेश के आधार पर हम उसको सीखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्वनि की जब बात करते हैं तो ध्वनि के लिए कहा जाता है कि ध्वनति इति ध्वनि, ध्वनति इति ध्वनि, यानी कि जो ध्वनित करता है वो हमारी ध्वनि कहलाती है। अब कैसे करता है ध्वनित, कि जैसे कि मैं र, आ, म और अ, इन 4 वर्णों का जब मैं उच्चारण करती हूँ तो इन 4 वर्णों का उच्चारण करने से जो ध्वनि निकल रही है, ध्वनित कर रही है, वो है राम। वो राम शब्द निकल रहा है। तो ये जो चारों वर्ण है वो जिस चीज को ध्वनित कर रहा है वो राम शब्द है। तो जो ध्वनित करता है वो ध्वनि कहलाता है। दूसरा आता है ध्वन्यते इति ध्वनि, ध्वन्यते इति ध्वनि। अब जब हम ये बात करते हैं ध्वन्यते इति ध्वनि, तो जो ध्वनित करता है वह भी ध्वनि कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला राम, अब जब राम बोलती हूँ तो इसके अंदर राम जब शब्द है वो किन चीज़ों को ध्वनित कर रहा है, वो क्या ध्वनित कर रहा है, र, आ, म और अ, इन चारों वर्णों को ये ध्वनित कर रहा है। तो ध्वन्यते इति ध्वनि है, जो ध्वनित किया जा रहा है वो भी ध्वनि है और ध्वनित हो रहा है वह भी ध्वनि है। तो इस प्रकार से हम ध्वनि के रूप को, स्वरूप को हम देख सकते हैं कि ध्वनि क्या है, और बिना ध्वनि के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ध्वनि निर्धारित है। अब ये जो ध्वनि है हमारी, ये ध्वनि 2 प्रकार की मानी गई है। ये ध्वनि 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी व्यक्त ध्वनि और दूसरी होती है हमारी अव्यक्त ध्वनि। अव्यक्त ध्वनि, अब अव्यक्त ध्वनि किसको कहते हैं, कि जो 2 चीज़ों के घर्षण से उत्पन्न होती है।
संघर्ष से जो उत्पन्न होती है वो कहलाती है हमारी अव्यक्त ध्वनि। जैसे कि मैंने ये ताली बजाई, ताली बजाने पर दोनों हाथों के मिलने पर जो आवाज़ आई वो ध्वनि है जो कि अव्यक्त है। इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं लेकिन हम उसको किसी चिन्हों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये अव्यक्त ध्वनि है। लेकिन व्यक्त ध्वनि क्या है कि जो हम वर्णों के उच्चारण के द्वारा नाद से हम जिसको सुनते हैं समझते हैं वो हमारी जो ध्वनि कहलाती है वो व्यक्त ध्वनि है, यानी कि वर्ण रूप जो है वो ध्वनि है हमारी, हम इसको ध्वनि कहते हैं। तो मेरी आज की क्लास में भी आज यही समाप्त कर रही हूँ। कल हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संस्कृत में कितने प्रकार के वर्ण माने गए हैं, है ना, इनकी वर्णमाला क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, चूँकि पहला वीडियो है, पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसको सीख सके और मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। नमस्कार।